नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं होती है। पहली है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर्वप्रथम किसने व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश, इन्होंने 1933 ईस्वी में व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। तो अगर कभी इस तरह का प्रश्न किसी भी कंपटीशन में पूछा जाए कि सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो उसका सही जवाब है रेगनर फ्रिश। अब हम पहली जो अर्थशास्त्र की शाखा है, या जो पहला दृष्टिकोण है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में संक्षिप्त में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसका इंग्लिश शब्द माइक्रो शब्द है, ये माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा, सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय कीमत सिद्धांत भी कहकर पुकारते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों और व्यक्तियों के छोटे समूह का अध्ययन है। यह विशेष परिवारों, विशेष फर्मों, विशेष उद्योगों, विशेष वस्तुओं और व्यक्तिगत कीमतों का अध्ययन है। मित्रों, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता वस्तुओं की दी हुई कीमतों तथा दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता का
प्रमुख लक्ष्य अधिकतम संतोष प्राप्त करना होता है। एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन प्राप्त करेगी, वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, वस्तु के सापेक्ष कीमतें कैसे निर्धारित होगी, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल कैसे निर्धारित होगा, विभिन्न उत्पादन के साधनों का आवंटन कैसे होगा। अर्थशास्त्र में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन की बनावट और आवंटन को स्पष्ट किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि मूलक अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या इकाई अर्थशास्त्र शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु का मूल्य निर्धारण के विभिन्न सिद्धांत जैसे मांग का सिद्धांत, उत्पादन व लागत का सिद्धांत आदि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार साधन मूल्य निर्धारण अर्थात उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण, जिसको हम वितरण के सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें उत्पादन के साधनों का प्रतिफल किस तरह से निर्धारित किया जाता है, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आदि के निर्धारण के सिद्धांतों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा आर्थिक कल्याण के सिद्धांतों का भी अध्ययन इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत संतुलन की स्थिति से संबंधित होता है। इसमें सापेक्ष कीमतों का अध्ययन किया जाता है, न कि सामान्य कीमत स्तर का। व्यष्टि विश्लेषण की उन कई खामियों के कारण इसमें न तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान हो पाता है और न ही यह विश्लेषण राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं जैसे पूर्ण रोजगार, आर्थिक नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग तथा राजस्व की विविध समस्याओं का समाधान में उपयुक्त है। अर्थात यह केवल एक सूक्ष्म इकाई का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का समाधान इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। इसके लिए हमको अर्थशास्त्र की दूसरी प्रमुख शाखा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। अभी मैंने बताया कि अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती है, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संक्षिप्त अध्ययन हमने अभी किया। अब इसकी दूसरी प्रमुख शाखा है, दूसरा दृष्टिकोण है, वो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी शब्द मैक्रो है। ये मैक्रो शब्द भी ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा या विशाल, वृहत। समष्टि अर्थशास्त्र में यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। समस्त इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित
संबंधित योगों या समूह जैसे राष्ट्रीय आय, या इसको हम कुल राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग तथा सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का उसके संपूर्ण रूप में अध्ययन करने के कारण इसे समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जिसमें समग्र अध्ययन किया जाता है किसी क्षेत्र का, उसे समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए समष्टि मूलक अर्थशास्त्र, समष्टिगत अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र या समग्र अर्थशास्त्र शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं। कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, डाउट बिल्कुल नहीं रखना। समष्टि अर्थशास्त्र हो या समष्टि मूलक अर्थशास्त्र हो या समष्टिगत अर्थशास्त्र हो या व्यापक अर्थशास्त्र हो या समग्र अर्थशास्त्र हो, इन सब का भावार्थ तात्पर्य एक ही हो। अब समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें प्रोफेसर बोल्डिंग का नाम सर्वप्रथम आता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योगों या समूहों का अध्ययन है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों या समूह का अध्ययन किया जाता है, वैसी ही परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी दी है। इसमें प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। बोल्डिंग के अनुसार व्यक्तिगत आय का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, जबकि राष्ट्रीय आय का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे व्यक्तिगत कीमत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आती है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर ये समष्टि के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग की है, बहुत ही अच्छी परिभाषा मानी जाती है। इसके अलावा जो दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर गार्डनर एकले, इन्होंने भी समष्टि अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। गार्डनर एकले के मतानुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है। आर्थिक मुद्दे कोई से भी आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं या आयाम से हैं। संपूर्ण पहलुओं, वही बात इसमें भी आ गई है, संपूर्ण पहलू या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित रखने वाले क्षेत्रों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यह आर्थिक अनुभव के हाथी के व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन, आकार व पहचान की अपेक्षा उसके कुल आकार, शक्ल एवं संचालन का अध्ययन करता है। अन्य शब्दों में यह एक वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि व्यक्तिगत पेड़ों का जिनसे ये जंगल बना है। प्रोफेसर एकले के मतानुसार इसको शाब्दिक अर्थों में इस प्रकार कह सकते हैं कि ये संपूर्ण हाथी का अध्ययन हमको करना है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। और संपूर्ण हाथी के किसी एक
अंग का अध्ययन करना है तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है। जैसे एक वन है और वन की संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन करना है तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ये संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और यदि उस वन में से किसी एक पेड़ का अध्ययन करना है तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है कि यह संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार संक्षेप में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का उसके समग्र या संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है। इसे समग्रीकृत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। संपूर्ण रूप से अध्ययन करने के कारण समग्रीकृत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसे आय सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा समग्र से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार, विनियोग, प्रभावपूर्ण मांग एवं सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है, अर्थात यह आय विश्लेषण से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाने में यह सहायक है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और अनुकूल भुगतान संतुलन से भी होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व सीमित है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व्यष्टि की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विश्व की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में विश्व की आधुनिक आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में भी सहायक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों, आर्थिक मंदी, अवसाद आदि का अध्ययन भी अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यह प्रावेगिक विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें परिवर्तन होता है, उसे प्रावेगिक विश्लेषण कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर विपरीत होते हुए भी अर्थशास्त्र की इन दोनों शाखाएं एक दूसरे की पूरक है। प्रथम यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए द्वितीय यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की जानकारी आवश्यक है। मतलब प्रथम को समझने के लिए द्वितीय की जानकारी आवश्यक है और द्वितीय को समझने के लिए प्रथम की जानकारी आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की इन दोनों शाखाओं के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि दोनों की यथास्थान कमियां हैं और खूबियां हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन करती है जो मरणशील है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समाज का अध्ययन करती है जो अजर है, अमर है। धन्यवाद।